अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आई होप आप पाक स्टडी की इस सीरीज़ को लाइक कर रहे होंगे। आज मैं जो एक वीडियो आपको लेके आया हूँ आप सबके लिए। अगर आप इस वीडियो को अंडरस्टैंड करें, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, तो 50% ऑफ योर स्ट्रगल मूवमेंट इज़ गोइंग टू बी क्लियर। ओके, जो हमारी स्ट्रगल मूवमेंट है 1857 से लेके 1947, इसमें से हर पेपर में इन एक्ट इन रूल्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन। 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस हारने के बाद मुसलमानों को एक स्पेशल एनिमी के तौर पर कंसीडर किया गया, जिसमें ब्लेम गेम में उन्हें इस बात को कंसीडर किया गया कि ये म्यूटनी, ये बगावत उनकी वजह से थी। और जब 1858 में डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश आता है तो हमें 1862-63 में एक एक्ट नज़र आता है, फिर 92 में एक्ट नज़र आता है, फिर 1909 में, और फिर 1919 में, और फिर 1935 में, जिसे हम इंडियन कौंसिल एक्ट भी बोलते हैं। वियर से ये एक्ट बेसिकली होते क्या है? ये वो रूल्स और गाइडलाइन है जिसकी वजह से ब्रिटिश ने बरे सगीर में रूल किया। और वो गाइडलाइंस क्या थी? व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हम बार बार दो वर्ड यूज़ करेंगे, एग्जेक्टिव, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव। तो आप एग्जेक्टिव और इम्पीरियल लेजिस्लेटिव को ऐसे ही कर लें जैसे आज के दौर में हमारा एक सेनेट है, अपर हाउस है, और एक लोअर हाउस है। अपर हाउस में हमारे पास जितने भी लॉज और उनकी फॉर्मेशन होती है, अथॉरिटी होती है, वो वहाँ पर होती है। और लोअर हाउस में हमारे मेंबर्स जो हैं वो उनको हमारी ये जो अवाम है, आम आम अवाम से वो इलेक्ट होकर जाते हैं। अब 1892 की अगर हम एक्ट की बात करते हैं तो ब्रिटिश ने यहाँ पर आते हुए सबसे पहले एग्जेक्टिव में अपनी पावर्स को शो किया, और एग्जेक्टिव में किसी इंडियन मेंबर्स को नहीं रखा गया। इसका मतलब था कि जितने भी रूल्स यहाँ पर बने वो ब्रिटिश की अपनी मर्जी, उनकी पावर से ही बने, और इनकी किसी ओपिनियन को कोई वैल्यू नहीं दी गई। हाँ, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव में आपके पास स्टार्ट में 40% इंडियन को रखा गया, जिसका मतलब है 4 से 6, और 4 से 6 कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। अब व्यूअर, अगर हम 1892 के बाद स्ट्रगल मूवमेंट को थोड़ा सा अगर हम मिरर इमेज अपने जहन में लेकर आएँ तो हमें 90s में, जब 1898 में सर सैयद अहमद ख़ान साहब, एक बहुत बड़ा नाम है, जब उनकी डेथ होती है, तो उसके बाद फिर 1901, 2, 3, 4, 5 में पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको नज़र आती है, जिस पे बहुत ज़्यादा इश्यूज भी क्रिएट हुए, जिसको बाद में अनल्ट करना पड़ा 1911 में। और उसके बाद आपको पता है कि 1906 में 1 अक्टूबर मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती हुई नज़र आती है व्यूअर्स। तो इस सारे सिनेरियो में हमारे पास 1909 में एग्जेक्टिव में मेंबर्स की तादाद 5+1 है, जिसमें एक इंडियन को कंसीडर किया जाता है। अब पहले हमारे पास नंबर है 550, कोई इंडियन नहीं है एग्जेक्टिव में जिन्होंने रूल्स बनाने हैं। और 1909 में ब्रिटिश जब कांग्रेस बन गई, मुस्लिम लीग्स को शऊर हुआ, मुस्लिम लीग्स ने इस बात, वहाँ पर हमारी लीडरशिप ने इस बात को कंसीडर किया कि जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारे जिनका बेसिक स्लोगन ये है कि वो इस पूरे बड़े सगीर की एक ही जमात है, तो उन्हें वो जमात नज़र नहीं आई जिसमें मुसलमानों के अलावा जो दूसरी भी कम्युनिटी हैं, उस कम्युनिटी के किसी भी राइट की कोई वैल्यू नहीं रखी गई। और उस डी वैल्यू होने के जज्बात को जब भरते रहे तो तब हमें मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन में हमें एक उम्मीद की एक किरण नज़र आती है, जिसमें जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम, इलामा इकबाल, कायदे आज़म, मौलाना मोहम्मद अली जोर, शौकत अली जोर, नवाब मोहसिन अल मलक, आगा ख़ान, और फिर एक लंबी फहरिस्त है व्यूअर्स। तो 1909 के जो रिफॉर्म्स यहाँ पर ब्रिटिश लेकर आए, उसमें एग्जेक्टिव में 5+1 रखे गए, और इंडियंस की तादाद जो 4 से 6 थी, टोटल मेंबर में से 60 में से 27 को। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि ये जो कौंसल एक्ट्स हैं, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली पीएमएस के लिए इनसे रिलेटेड हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन उठाए जाते हैं, और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आते हैं 20 नंबर के। तो ये आपके 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस को सीएसएस पीएमएस वाले एस्पिरेंट्स के लिए उनको
ये एक छोटी सी वीडियो में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं सिर्फ क्रक्स को डिस्कस कर रहा हूँ, जिसको आप पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगर हम 1909 के बाद देखें तो 10 और 11 में हमें इस एग्जेक्टिव मेंबर में कायदे आज़म साहब भी इसके एक मेंबर होते हुए नज़र आते हैं, सिलेक्ट होते हैं। और फिर उसके बाद कायदे आज़म साहब की एक लॉन्ग साइटनिंग विजन पावर है, वो हमें नज़र आती है। यहाँ पर इंटरेस्टेडली व्यूअर्स एक चीज़ याद रखिएगा, पूरी स्ट्रगल मूवमेंट में ये पहला टाइम है 11, 12, 13, 14, 15। 13, 14 के बाद जब 13 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के कहने पे जब मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं कायदे आज़म, तो कायदे आज़म उसी सेंस में दोनों जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं, जो हिस्ट्री में पहली दफ़ा है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में कोई ऐसी लीडरशिप ही नहीं आई जिसने मुस्लिम लीग से बात करनी चाहिए हो, मुस्लिम लीग को अपने साथ इकट्ठा करना चाहा हो। ये उसी वक़्त की लीडरशिप थी। बाद में तो वो थोड़ा बर्बेरिक और जो है वो एक हिंदुत्व आइडियालॉजी जो आज भी हमें नज़र आ रही है, उस पर नज़र आती है। अब 1916 का मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको व्यूअर्स एक रिकैप कर दूँ कि 1916 जिसे आपकी फ्रीडम मूवमेंट का एक मेजर हिस्सा कंसिडर किया जाता है, जिसके अंदर आई एम सॉरी, जिसके अंदर आप बेसिकली इस बात को देखते हैं कि जो जो इनका जॉइंट सेशन होता है लखनऊ के अंदर 1916 में, जिसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने अपने जो उनके मुतालबात हैं उसको जॉइंट करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते हैं और कहते हैं यार मिल के इसको प्रेजेंट करते हैं, ताकि प्रेशर फील करे ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनको इस बात का एहसास हो कि यार हमने अगर इनको रूल करना है तो जिसको रूल करना होता है उसकी उसकी सुनी भी जाती है, उसको कुछ फ्रीडम भी दी जाती है, उसको बेसिक फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। तो 1916 में ये एक जॉइंट सेशन में ये बात डिस्कस की गई और क्लियर किया गया कि भाई अब 150 सीट्स होंगी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव, जो छोटा छोटा पार्ट है, छोटे लेवल पे है। दो हिस्से हैं ना, एग्जेक्टिव में 5+3 थे, इन्होंने कहा जी एग्जेक्टिव के मेंबर बढ़ाओ और उसमें हमारी नॉमिनेशन भी बढ़ाओ, हमारी तादाद भी बढ़ाओ। और यही बात नीचे की गई। तो नीचे इन्होंने ये कहा कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भाई हमें 145 सीट्स करो और उसमें से 80% इंडियन होने चाहिए, हमारे लोग सेलेक्ट होकर आने चाहिए, बाकी हम खुद में डिसाइड कर लेंगे कितने मुस्लिम लीग लेगी, कितनी इंडियन नेशनल कांग्रेस लेगी। अब इस बात का डायरेक्ट ब्रिटिश पे एक इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आता है और उस प्रेशर को ब्रिटिश फील भी करती है, लेकिन इतना इतना स्मार्टली ब्रिटिश प्ले करते हैं कि मेजोरिटी में फिर भी वही रहते हैं व्यूअर्स। ये इस वीडियो के थोड़े से पार्ट में जब एंड में आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अब इधर देखें, डिमांड है 150। अब वो क्या करते हैं कि वो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम चेंज करके कर देते हैं, भाई अब ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। ओके हो गया, मेंबर्स होंगे 145, ठीक है भाई, हमने 150 मांगे, 145, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, ठीक हो गया। इन्होंने कहा जी 80% हमें दें। 1916 में मिसाके लखनऊ में ये 80% मांग रहे हैं, उन्होंने कहा जाओ जी 70% हम देंगे। मतलब प्रेशर महसूस हुआ ब्रिटिश को। और एग्जेक्टिव में ये जो नंबर मांग रहे हैं, एग्जेक्टिव में उन्होंने कहा जी हम आपको टोटल मेंबर होंगे 60, जो पीछे 5+3 खड़े हैं। मतलब देखें 5+3 लोगों में पूरे सब कॉन्टिनेंट की पावर 5 लोगों और 3 इंडियन के हाथ में है। इन्होंने कहा जी 60 मेंबर होंगे एग्जेक्टिव में, जिसमें से हम आपके 34 मेंबर रखेंगे। तो इसका तो मतलब है कि फिर मिसाके लखनऊ तो पूरा पूरा सक्सेसफुल हो गया। फिर तो आगे स्ट्रगल मूवमेंट में बहुत कम स्ट्रगल नज़र आनी चाहिए। आपकी जज्बा, आपकी दोनों बातें मान ली गई। व्यूअर्स ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश प्लेड वेरी स्मार्टली। उन्होंने 34 मेंबर जो एग्जेक्टिव में रखे, जिन्होंने लॉ फॉर्मेशन करनी है, लॉ को इम्पोज करना है, आपकी कानून साजी करनी है, उनमें जो 34 मेंबर सेलेक्ट किए गए व्यूअर्स, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। मतलब जिन्हें ब्रिटिश नॉमिनेट करेगी वही इनके साथ आकर बैठेंगे लॉ मेकिंग में। लॉ उन्होंने ही बनाने हैं। और व्यूअर्स एक चीज़ बताता चलूँ कि जुडिशरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ब्रिटिश ने कभी भी अपने हाथ से स्किप नहीं होने दिया। जुडिशरी की पावर हमेशा ब्रिटिश के पास रही है, जिसमें उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो व्यूअर्स सम अप करते हैं, 1892, 1901 जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला मुसलमानों को अलग, और फिर 1919 जिसे डायरकी कहते हैं, एक अपर हाउस एग्जेक्टिव और एक लोअर हाउस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो व्यूअर्स आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो
कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, कीप हेल्पिंग ईच अदर। अल्लाह हाफिज़।